हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने एसे राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 11 पार्ट आ चुके हैं। उन 11 पार्ट में हमने अपने पहले से 8 पार्ट तक ये देखा था कि वास्तव में एसे क्या होता है और उसे हमें कैसे लिखना चाहिए। 9 पार्ट में हमने यूपीएससी के 2020 में आए सेक्शन 1 से प्रथम एसे को कंप्लीट किया था। हमने पार्ट 10 में सेक्शन 2 से आए प्रथम एसे को कंप्लीट किया था और फिर हमने 11 में फिर से सेक्शन 1 से एक एसे को कंप्लीट किया था। अर्थात इस तरीके से हमने यूपीएससी के मेंस 2020 से लगभग 3 एसे को कंप्लीट कर लिया है। साथ ही आज हम सेक्शन बी से फिर से एक नए एसे को कंप्लीट करेंगे, अर्थात चौथे एसे को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सीएससी मेंस 2020 का यूपीएससी का पेपर है, इस वर्ष जो आया था। इसमें हमने आपको पता है कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच के लंबे सफ़र को कर लिया था। हमने इसी में दूसरे एसे विचारपरक संकल्प स्वयं के शांतचित्त रहने का उत्प्रेरक है, इसे भी कर लिया था। और हमने सेक्शन बी में बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है, इसे भी किया था। और आज हम देखेंगे पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि सर आज आपने इस विषय को क्यों उठाया। इसको हमने इसलिए उठाया क्योंकि ये जो 5वां टॉपिक है ये वास्तव में इससे समरूपता दर्शाता है। इसीलिए हम इसको अगले पार्ट में यानी कि पार्ट अपने 13 में कवर करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इसको इतना ज़रूरी नहीं है। क्लियर? नहीं तो आपको लगेगा कि हमारे वही प्रीवियस पॉइंट फिर से आने लगे। क्लियर? तो आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे और साथ ही जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो न केवल ये आपको इस एसे के प्रति समझ विकसित करेगा, बल्कि आपके व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में जो छोटी छोटी सी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को भी दूर करने में एक सहायक की भूमिका निर्वहन करेगा। क्लियर? इसके अलावा आपके व्यक्तित्व को ऐसा बनाएगा कि आप आने वाले समय में एक अच्छे प्रशासक ही ना बने बल्कि एक मानव बन सकें। अर्थात आपके जो जीवन का जो उद्देश्य है, आपके जीवन की जो वैल्यूज़ हैं वो किस प्रकार डेवलप हों, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समावेशित करेंगे। क्लियर? तो देखते हैं आज का एसे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का एसे है हमारा कि पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। काफ़ी अच्छी ये लाइंस है। अच्छी इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान संदर्भ में इस पर काफ़ी डिबेट हो रही है कि क्या वास्तव में पितृसत्ता की जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई है या फिर पितृसत्ता अपने एक दूसरे नए कलेवर में आकर सामाजिक विषमता को प्रमोट कर रही है। क्लियर? तो अब आपको पहले क्या करना है, इसमें दिए गए हर एक वर्ड को इनकोड करना है। अगर आप इसमें दिए गए हर एक वर्ड को इनकोड कर लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको 1200 शब्दों में ऐसे गढ़ने के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे इनकोड करते हैं। और इनकोड जब करते हैं तो आपको पता है कि हम एक एक वर्ड पे नज़र रखेंगे। पहला वर्ड क्या है कि पितृसत्ता की व्यवस्था। ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है कि नज़र में बहुत कम। अर्थात क्या है कि ये जो व्यवस्था है ये नज़र में कम आ रही है लेकिन ये समाप्त नहीं हुई है। समझना, हर एक लाइन का बहुत ही अच्छा मर्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप ये समझ गए ना तो आप समझोगे अरे बाप रे, इतनी ज़्यादा इसमें कोडिंग किया गया था। समझ गए? तो आप देखिएगा इसमें कि हम कैसे इसको इनकोड करते हैं। पहले हमने बताया कि पितृसत्ता की व्यवस्था की बात कर रहा। दूसरी चीज़ कह रहा है कि नज़र में बहुत कम है। ठीक है। लेकिन क्या है, सामाजिक विषमता की ये सबसे प्रभावी संरचना है। समझना, यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि पितृसत्ता की व्यवस्था जो है ना वो इस समय बहुत कम हमें दिखाई पड़ रही है, यानी कि है समाज में। एक तो ये सिद्ध हुआ। दूसरी चीज़, कम होने के बावजूद भी ये सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। क्लियर? अब यहाँ पे एक लाइन और क्या समझ में आती है कि सामाजिक विषमता की अन्य भी कई सारी संरचनाएं हैं जिनमें सबसे प्रभावी संरचना कौन सी है? पितृसत्ता। क्लियर? इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि आपसे ये कह रहा है कि जो हम पितृसत्ता की जब बात करते हैं
हम ये जब कहते हैं कि पितृसत्ता की व्यवस्था इस समय समाप्त हो गई है और समाप्त होने के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि समाज में विषमता बनी हुई है, तो इसका जो मुख्य रीजन है वो है आज भी पितृसत्ता की व्यवस्था का चोरी छिपे समाज में प्रस्फुटित होना। क्लियर। और इस व्यवस्था ने वास्तव में सामाजिक विषमता को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, लेकिन इसके अलावा कई अन्य फीचर हैं जो सामाजिक विषमता को प्रभावित करते हैं। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सामाजिक विषमता का क्या मतलब। सामाजिक विषमता का मतलब होता है कि समाज में, अर्थ में, राजनीति में किसी भी इस वस्तु की या किसी भी व्यक्ति की या किसी भी स्थान की क्या स्थिति है। अर्थात यहाँ पर ये मानव केंद्रित होने की बात की जा रही है कि सामाजिक विषमता में पुरुष का क्या स्थान है और महिला का क्या स्थान है, राजनीति के स्तर पर महिला कैसी है और आर्थिक स्तर पर कैसी है, और समाज के लेवल पर उसको कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। समझ गए आप? ये चीज़ देखो। अब आपने जब इतनी सारी चीज़ें देख ली तो होगा क्या कि 99.99% एस्पायरेंट जब इस विषय पर ऐसे लिखेंगे तो वो क्या करेंगे, उनको हमेशा यही फील होता है कि जो पितृसत्ता की ये व्यवस्था है ये केवल और केवल भारत में विद्यमान है। क्लियर। तो वो इस पूरे एसे को भारत के संदर्भ में सेंट्रिक कर देंगे, जो कि आपको नहीं करना है। क्लियर। मैंने ऑलरेडी आपको जब एसे राइटिंग टिप्स करा रहा था इसी में पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 तक में, तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर कभी भी आप ये देखो कि एसे के प्रारंभ में कोई शब्द तो नहीं जुड़ा है कि भारत में पितृसत्ता की व्यवस्था या भारतीय महिलाएं, और अगर ऐसा ना हो तो आप ये मान कर चलना कि आपको इस व्यवस्था को विश्व के फलक पर दिखाना है कि ये जो व्यवस्था है ये विश्व के फलक पर कैसी है, और फिर इसको वर्तमान संदर्भ में भारत से जोड़ना है। समझ रहे? तो अब आप समझिए कि अगर आपका ये ऐसे 1200 शब्दों का है, क्लियर, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 300 से ज़्यादा शब्द आप इसमें विश्व के स्तर को बता सकते हो कि विश्व में किस प्रकार महिलाओं के साथ कई प्रकार का उत्पीड़न होता है। अभी हम बताएंगे कि वास्तव में पितृसत्ता का सामान्य क्या मतलब है, क्योंकि जब तक आप उसका मतलब नहीं समझेंगे तब तक आपकी कलम खुलेगी नहीं। तो आप अभी बस ये समझिए कि हमें इसमें डालना क्या क्या है, फिर हम एक एक लाइन पे और काफ़ी डिटेल में लगभग जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, न केवल 1200 शब्दों के बल्कि आप 200 पेज की एक बुक भी राइट कर सकते हो। हम इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे। क्लियर। अभी बस समझिए कि आपको 1200 शब्दों का फ्रेम कैसे बनाना है मोटे तौर पे। तो आप क्या करें कि आप ये माने कि 300 शब्द हम क्या करेंगे, इन्हें विश्व स्तर की घटनाओं से दर्शाएंगे। जैसे विश्व स्तर में क्या चल रहा है, मैक्सिको में क्या चल रहा, चिली में क्या चल रहा, सूडान में क्या चल रहा, ईरान में क्या चल रहा, पाकिस्तान में क्या चल रहा, या किर्गिस्तान में क्या चल रहा, वहाँ की महिलाएं किस प्रकार पितृसत्ता की चुनौती पे वार कर रही हैं, किस प्रकार महिलाएं विश्व स्तर पर अंतरिक्ष में अपनी पैठ बना रही हैं, किस प्रकार महिलाएं राजनीति की फील्ड में आकर अपने प्रभुत्व को दर्शा रही हैं, किस प्रकार महिलाएं अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न और शोषण का मुखर होकर जवाब दे रही हैं। ये सारी चीज़ें आप बताओगे 300 शब्दों में। क्लियर। फिर आप इससे आगे बढ़ोगे और भारत के संदर्भ की घटनाओं को बताओगे कि वहीं अगर हम बात भारत की करें, यानी कि पैरा आपने चेंज कर दिया, तो क्या होगा कि एग्जामिनर को ये फील होगा कि अरे वाह, आपने विश्व स्तर को बताया और फिर आपने भारत के बारे में बताया, तो वो एक तरीके से सीढ़ी से उतरेगा। कहने का मतलब आपने पहले उसको चिली घुमा दिया, ईरान घुमा दिया, सूडान घुमा दिया, किर्गिस्तान घुमा दिया, मैक्सिको घुमा दिया, और फिर बोले कि चलो आज हम आपको लेकर चलते हैं भारत के लिए। और भारत की स्थितियों को जब आप बताने लगे तो क्या हुआ, क्योंकि वो भारत का ही नागरिक है एग्जामिनर, तो उसको लगेगा कि अरे वाह, ये हमारे देश के बारे में आप बता रहे हो। और फिर वहाँ पे बताओ भारत के संदर्भ में 900 शब्दों में कि किस प्रकार भारत में स्थितियाँ पितृसत्तावाद की प्रखर हो रही हैं, किस प्रकार भारत में जो पितृसत्तावाद की जो जड़ें हैं वो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में कैसे बढ़ी, और मध्यकाल के बाद आधुनिक काल भारत में कैसे बढ़ी, और आधुनिक काल में भी
किस प्रकार उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों ने इनको और प्रमोट किया। क्लियर। ये बात अलग है कि आज प्रत्यक्ष रूप से ऐसे हमले नहीं होते, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी कई सारी अश्लीलताएं परोसी जाती हैं जो पितृसत्ता की एक तरीके से प्रतिष्ठा को कह सकती हूँ कि गुणगानित करती हैं या यशोगान करती हैं। क्लियर। आप ऐसे बता सकते हो। तो आप समझ गए कि वास्तव में इन्हें कैसे तोड़ना है। अब जब आप इतना समझ गए तो आप में से कई सारे लोगों के मन में आया होगा, सर बता तो आपने ऐसे दिया कि जैसे हम 300 वर्ड में ये चीज़ें लिख लेंगे और 900 शब्दों में महिलाओं पे लिख लेंगे, और हमको तो अभी 9 पॉइंट भी नहीं समझ में आ रहा कि हम भारत के संदर्भ में कैसे लिखेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, अभी हम आपको यही सारी चीज़ें बताएंगे। वो सारे पॉइंट जितने आपके माइंड में थिंक कर सकते हो, उन अंतिम से अंतिम पॉइंट को हम बता देंगे। क्लियर। हो सकता है ये वीडियो लेंथी हो जाए, 50 से 45 मिनट का हो जाए, लेकिन यकीन मानिए न केवल आप इस विषय को सॉल्व कर पाएंगे, आपकी सोशल जस्टिस में वहाँ पे कवर हो जाएगा, और सोशल इशू जब आप करते हो वहाँ पे भी, और इसके अलावा इथिक्स में भी ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। क्लियर। तो देखते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से हमने इनकोड किए पॉइंट। तो आपने देखा, हमने बताया कि पितृसत्ता की व्यवस्था क्या है, इसे देखेंगे। नज़र में ये बहुत कम आ रही है लेकिन अभी भी समाज में विद्यमान है, इस लाइन का मतलब ये है। साथ ही हमने ये समझा कि जो सामाजिक विषमता का कारण है वो मुख्य कारण पितृसत्ता है, अर्थात अब कम है लेकिन फिर भी सामाजिक विषमता को प्रभावित करने में सबसे प्रमुख वाहक है। आप कह सकते हो यानी कि सामाजिक विषमता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कारक और कौन से हैं। क्लियर। हमें वो भी बताने हैं। इतना आपने जब कोड कर लिया तो फिर आपने देखा कि वास्तव में भारत के बारे में नहीं लिखा है। कहने का मतलब डायरेक्टली इसने भारत को मेंशन नहीं किया है और ना ही विश्व को मेंशन किया है। और मैंने आपको बताया था कि जब ये ना दिया हो कि विश्व है कि भारत है, तो हम पहले विश्व के फलक को बताएंगे और फिर भारत के फलक को बताएंगे, और बताते हुए हम अपने निष्कर्ष की ओर पहुंच जाएंगे। क्लियर। तो आपने देख लिया। अब हम देखते हैं कि वास्तव में पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में आती कैसे है। हम कैसे देख रहे हैं कि वास्तव में पितृसत्ता की जो व्यवस्था है वो हमारे सामने किस रूप में है। क्लियर। इससे पहले हम ये देखें कि पितृसत्ता का मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर आप पितृसत्ता का मतलब समझ गए तो वास्तव में आप इसका उत्तर समझ जाएंगे। जैसे कि एक सोशलिस्ट हैं, सामाजिक सेविका हैं गर्डा लर्नर, इन्होंने क्या लिखा है पितृसत्ता को लेकर कि परिवार में महिलाओं और बच्चों पर पुरुषों के वर्चस्व की अभिव्यक्ति, संस्थागतकरण और सामान्य रूप से महिलाओं पर पुरुषों के सामाजिक वर्चस्व का विस्तार है पितृसत्तावाद। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस परिवार में महिलाएं होती हैं, जिस परिवार में बच्चे होते हैं, उन बच्चों और महिलाओं पर जब पुरुष अपने वर्चस्व को दर्शाते हैं कई सारी संस्थागत मान्यताओं के साथ में कि ये तुम्हें करना पड़ेगा, ऐसे तुम्हें रहना पड़ेगा, ये तुम्हें खाना पड़ेगा, परिवार ऐसा कहता है, हमारा गांव ऐसा कहता है, हमारा समाज ऐसा करता है, हमारे पिताजी ने ऐसी परवरिश की है, ये जो बातें जब पर्सन करते हैं तो वास्तव में ये पितृसत्तावाद की अभिव्यक्ति है। क्लियर। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए रायबर्न नाम की एक लेखिका हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये देखिए जितनी भी मैं लेखिका का नाम बता रहा हूँ ये सब की सब नारीवादी लेखिका हैं, और नारी विमर्श पे हम कभी डिस्कस करेंगे जब वुमेन्स से रिलेटेड हमें कोई टॉपिक कवर करना होगा, तो हम आपको काफ़ी डेप्थ में बताएंगे कि वुमेन का जो विकास का क्रम है, विकास का क्रम मतलब कि किस प्रकार उन्होंने पुरुषों से अपने आधिपत्य की मुक्ति की बात करने की शुरुआत की। और इसी चीज़ को देखोगे नारी विमर्श नाम की कई सारे आर्टिकल्स भी छपने लगे। क्लियर। तो हम देखेंगे कभी इंडिपेंडेंट रूप से। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि स्त्रियों ने ही प्रथम सभ्यता की नींव डाली थी और उन्होंने ही जंगलों में मारे मारे भटकते हुए पुरुषों को हाथ पकड़कर अपने स्तर का जीवन प्रदान किया तथा घर में बसाया। ये वास्तव में ये कहना चाहती हैं कि जो पुरुष ये कहते हैं कि हम ही ने आपको ऐसे बनाया, अगर हम ना होते तो तुम मेरे बिना कुछ ना कर पाती, तो इस चीज़ को रायबर्न कहती हैं कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब आप सभ्यता के उस तालीम को लेकर भटक रहे थे दर दर, तब आपको घर कैसे बनाना चाहिए, आपको एक समाज का निर्माण कैसे करना चाहिए, आपको किस प्रकार एक परिवार का विकास करना चाहिए, उस परिवार के डेवलपमेंट में स्त्रियों ने प्रथम योगदान दिया।
क्लियर, इन्होंने ये बात कही। ये हम जब भूमिका वगैरह लिखेंगे तो वहाँ पे हम इस कोट का उपयोग कर सकते हैं। आप सिमोन डी बुआ को पढ़ती हो तो वो लिखती हैं, सॉरी पढ़ती हो क्या पढ़ते हो, आप दोनों लोग कॉमन ही हो, कोई भी देख रहा हो। सिमोन डी बुआ क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। अर्थात ये क्या है, ये पितृसत्तात्मक सोच पर चोट करती हुई एक लाइन है। हम इसको भी डिस्कस करेंगे। क्लियर, अभी हमारा जो मेन मंतव्य है वो है पितृसत्तावाद। अर्थात पितृसत्तावाद होता क्या है, तो इसमें हम देखते हैं दूसरी जो समाजशास्त्री हैं वो हैं सिल्विया वाल्वे। ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि जो पितृसत्ता सामाजिक संरचना की ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें पुरुष महिला पर अपना प्रभुत्व जमाता है, उसका दमन करता है, उसका शोषण करता है, उसका उत्पीड़न करता है। अर्थात वो ये बताता है कि महिला हमसे कमतर है और हम श्रेष्ठ हैं। क्लियर, या फिर आप ऐसे समझो कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जीवन के हर क्षेत्र के संबंध में जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो एकमात्र पुरुषों को प्राप्त होती है। जैसे कि तुम क्या पहनोगी, क्या ओढ़ोगी, तुम्हें कहाँ एजुकेशन लेना है, तुम्हें कहाँ पे रोजगार लेना है, तुम दिल्ली या बेंगलुरु जाओगी या नहीं जाओगी, तुम ये क्लासेस करोगी या नहीं करोगी, या तुम्हें किससे विवाह करना है, किससे विवाह नहीं करना है, तुम्हें संपत्ति का अर्जन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ों पे जो डिसीजंस की बात करते हैं या जो डिसीजन लेने की बात होती है, वहाँ पर हम ये देखें कि डिसीजन कौन लेता है, इससे निर्धारित होता है कि वो समाज पितृसत्ता का पोषक है या वो समाज मातृसत्ता का पोषक है। इसीलिए जब आप सातवाहनों को पढ़ती हो या सातवाहनों को पढ़ते हो एंशिएंट इंडिया में, तो आप वहाँ देखोगे कि सातवाहन जो राजा था गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी उसका नाम था, लेकिन उसमें गौतमी उसने क्यों किया, गौतमी उसने इसलिए किया क्योंकि वो उस समाज में या उस राजनीति में अपनी माँ के डिसीजन को ही प्रमोट करता था। अर्थात उस समाज में जो निर्णय लेने की जो पावर थी वो महिला के हाथ में थी। इसीलिए उस समाज को, सातवाहनों के समाज को मात्र सत्तात्मक समाज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ गौतमी जो उसकी माँ थी वो क्या कहते हैं डिसीजन लेती है। और उसी दिशा में बढ़ते हुए आगे वशिष्ठ पुत्र पुलवामी, अर्थात जो वशिष्ठी थी उसका जो पुत्र पुलवामी था, पुलवामी जब शासन करता था तो वशिष्ठी उस पर डिसीजन लेती थी। क्लियर, तो ये हम देखेंगे बाद में। अब बात आती कि आखिरकार इस पितृसत्ता को बढ़ावा कौन देता है। इसको बढ़ावा देते हैं हमारे धर्म, हमारा समाज, हमारी रूढ़िवादी परंपराएं। आप देखोगे कि अक्सर लोग कहते हैं ना कि इस हमारे धर्म में, वेदों में लिखा है कि महिलाओं को ऐसे नहीं रहना चाहिए, महिलाओं को खुले बाल नहीं रखने चाहिए, महिलाओं को अपने तन को ढक कर रखना चाहिए, महिलाओं को पूरे वस्त्र पहनने चाहिए, महिलाएं अगर कपड़े पहने तो वो भारतीय परंपरा के अनुरूप पहने, वो पश्चिमी विचारों को न अवशोषित करें। ये सारी चीज़ें, महिलाओं को अगर समाज में रहना है तो कम आवाज़ में बात करें, वो पुरुष को, पति को परमेश्वर माने। ये जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, पति ही परमेश्वर होता है, पति की सेवा करनी चाहिए, उसकी हर एक बात को सुनना चाहिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये वास्तव में हमारी रूढ़िवादी मानसिकता ही पर पितृसत्तावाद को प्रमोट करती हैं। क्लियर, तो आपने ये सारी चीज़ें देखा कि वास्तव में पितृसत्तावाद एक ऐसी डिसीजन प्रणाली है जिसमें सारा का सारा दारोमदार पुरुष पर निर्भर करता है बिना महिला की इच्छा के। क्लियर, तो आप ये समझ गए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वास्तव में पितृसत्तावाद ये हमें दिखता कैसे है, हम क्या समाज में देख रहे हैं, हमें तो कहीं नहीं दिखा पितृसत्तावाद। हम तो ऐसे पढ़ते चले आए, हमारी सिस्टर्स हैं, हमारी बहन्स हैं, हमने कई सारी ऐसी लड़कियों को देखा है, लेकिन कहीं पर हमने ऐसा टैबू नहीं देखा, फील नहीं किया कि क्या ये पितृसत्तावाद है। तो आज हम आपको वो सारी घटनाएं जो आप अपने नित्य जीवन में देखते हो वो कैसे एक पितृसत्तावाद को प्रमोट करती हैं, उस चीज़ पर हम अध्ययन करेंगे। और आपको ये फील होगा कि वास्तव में आपने भी कभी ना कभी जाने और अनजाने में पितृसत्तावाद को प्रमोट किया है। क्लियर, तो उस चीज़ को हम देखते हैं और कोशिश हमारी यही रहेगी कि जब आप इस वीडियो को देख लें, जब आज आप इस वीडियो को सुन लें, तो आपके व्यवहार में, आपके चारित्र में, आपकी सोच में एक परिवर्तन आए और आप इस पितृसत्तावाद के वाहक ना बनकर इसके अवरोधक बने, इसे रोकें। क्लियर, तो देखते हैं कि वास्तव में पितृसत्तावाद प्रमोट कैसे होता है। पहली स्थिति होती है बेटी के जन्म पर।
जब बेटी किसी परिवार में जन्म लेती है तो आपने आए दिन घटनाएं सुनी होंगी कि फला एक नवजात बेटी एक डस्टबिन में पड़ी मिली, या आपने कई बार सुना होगा कि जब बेटी कोख में होती है तो उसे ही मरवा दिया जाता है, या तो किसी प्रकार का इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि उसका गर्भपात हो सके, या डॉक्टर के माध्यम से उस बेटी को वहाँ से उसकी कोख से हटा दिया जाता है। समझ गए ये क्या चीज़ है? ये उन पुरुषों के अंदर या उन परिवार के अंदर जो बेटे की चाह रखते हैं, जो वंश परंपरा को प्रमोट करना चाहते हैं, वो इस चीज़ का भेदभाव करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उनकी भी अपनी एक बेटी थी, उनका भी अपना एक परिवार है, और दुख तो तब होता है कि उस बेटी को कौन मरवाता है? बेटे की माँ। जबकि वो खुद एक बेटी है, वो खुद इस चीज़ की पीड़ा को नहीं समझ पा रही कि वास्तव में बेटी को मारना कितना बड़ा पाप है। क्लियर? तो ये एक पितृसत्ता की मेंटलिटी है। दूसरा है विवाह के बाद स्त्री की स्थिति। होता क्या है कि जब स्त्री का विवाह होता है, पहली चीज़ तो होती है कि स्त्री की मर्जी पूरी तरीके से नहीं होती। इसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मर्जी, इस पर एक इंडिपेंडेंट डिबेट हो सकती है, बट यहाँ पर हम उस चीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे। हम यहाँ ये बताएंगे कि जब किसी स्त्री का विवाह हो जाता है तो आए दिन आपके कई सारे फ्रेंड्स होंगे, कई सारी सहेलियाँ होंगी, आपने सुना भी होगा कि जब उसका विवाह हो जाता है तो जो पुरुष है वो उससे ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे अगर वो ना होता तो उस स्त्री का कुछ भी ना हो पाता, या वो स्त्री अपने जीवन में आगे कभी बढ़ ही ना पाती। आए दिन उसको नित्य उलाहनाएं दी जाएंगी, नित्य उसकी आलोचना की जाएगी, नित्य उसका शोषण किया जाएगा, उसका उत्पीड़न किया जाएगा। आप देखोगे कि क्या होता है कि अगर पुरुष ने कोई चीज़ कही कि ये चीज़ बननी चाहिए और अगर स्त्री ने वो चीज़ नहीं बनाई तो उसको सुनने को मिलेगा। अगर पुरुष का मन है कि ये चीज़ आज हो और स्त्री का मन नहीं है, अगर स्त्री का सर दर्द कर रहा है तो क्या होगा? अरे तुम तो काम ही नहीं करती हो, तुम्हें तो रात दिन आराम ही पसंद है, मैं तो फंस गया, तुम पता नहीं कहाँ से तुम्हारे उसमें शादी कर ली मैंने, तुमसे भी बढ़िया मिल सकती थी। ये क्या है? ये उसके अंदर की मेंटलिटी है जो स्त्री के प्रति नकारात्मक छवि को गढ़ती है। इसीलिए आप देखोगे कि कई सारे विवाह के जो बंधन हैं शुरू में तो अच्छे होते हैं, अपितु धीरे धीरे उसमें स्थितियां बदलती रहती हैं, उसमें तनाव आता है, मनमुटाव होता है, और स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि अंत में तलाक भी हो जाता है। हमने तलाक के कारण क्या होते हैं, तलाक से निपटने की स्थिति क्या है, इसके संदर्भ में अपने टेलीग्राम चैनल पर हमने कई सारे एडिटोरियल पब्लिश किए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। क्लियर? फिर है तीसरा, परिवार में दोयम दर्जे की मार। आप देखोगे कि जब किसी स्त्री की विवाह होता है तो क्या होता है कि वो पहले पूरे परिवार के घर का खाना बनाएगी, पूरे परिवार के लोगों का कपड़े धोएगी, उनको सुबह चाय चाहिए, उनको नाश्ता चाहिए, उनको बच्चों को स्कूल भेजेगी, हर एक चीज़ की पूरी से पूरी आप कैसे ध्यान रखेगी। लेकिन होगा क्या, वो अपने खान पान का ध्यान नहीं रखती। वो अगर रोटी बच गई तो खा लिया, नहीं बची तो कोई बात नहीं। और इतना सब होने के बावजूद भी अगर कभी वो स्त्री कहती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ घूमने जाना है, मुझे पढ़ना है शादी के बाद, तो क्या होता है? अरे तुम क्या करोगी पढ़ लिख के, मेरा बेटा कमा तो रहा है, मैंने इसलिए तो शादी तुम्हारी नहीं करवाई थी, अपने माँ बाप से कह दो जितना पढ़ना था वो वहीं पे पढ़ लेती। ये क्या चीज़ें हैं कि परिवार में उससे किसी भी प्रकार का स्तर ही नहीं माना गया। अगर उस परिवार में कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो उसकी बात ही नहीं सुनी जाएगी। कहाँ पे उसके बच्चे को पढ़ाना है, कहाँ पे उसके बच्चे को नहीं पढ़ाना है, इस बात का डिसीजन वो स्त्री स्वच्छंद होकर नहीं करती, बल्कि उस परिवार के लोग करते हैं। अगर वो स्त्री छत पे कपड़े सुखा रही है, अगर वो स्त्री कहीं बाहर जाना चाह रही है और अगर उसने घूंघट नहीं किया तो भी परिवार वालों को दिक्कत कि बताओ तुम्हारे माता पिता ने यही संस्कार दिए हैं। कहने का मतलब नित्य उसको इस बात के लिए बताया जाएगा कि तुम जो हो वो श्रेष्ठ नहीं हो। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। फिर आप देखोगे कि पूरी दुनिया में इस चीज़ का प्रचलन है। ऐसा नहीं है कि औरत को दोयम दर्जे का जो दर्जा दिया गया केवल इंडिया में है, इंडिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में है। आप ईरान, सूडान जो अरब कंट्री हैं वहाँ पर तो देखोगे कि स्त्रियों को अपने बुर्के को खुले में आज़ादी से घूमने की आज़ादी नहीं है।
आप देखोगे उन्हें वोटिंग राइट तक नहीं मिला था, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो। आप देखोगे कि आज भी स्त्रियां कई सारे देशों में, अरब कंट्री में क्रिकेट मैच नहीं देख सकती, स्टेडियम में जा नहीं सकती, किसी पुरुष के साथ घूम नहीं सकती। या आप देखोगे, कहा यह जाता है कई सारे अरब कंट्री ऐसे हैं, हालांकि अब तो स्थितियां बदल रही हैं, कि वो ड्राइविंग नहीं कर सकती, वो बाइक नहीं चला सकती, वो जॉब नहीं कर सकती। उनको क्या है, केवल घर और गृहस्थी करना, साथ ही उनको पति की सेवा करना, बस इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। चाहे आप मलाला यूसुफजई को देख लो कि किस प्रकार उसने एजुकेशन को लेकर लड़ाई लड़ी। आप अला समा को देख लो जो सूडान में राजनीति के अधिकार को लेकर लड़ रही। आप ग्रेटा थनबर्ग को देख लो जो एनवायरनमेंट की एक्टिविस्ट को होकर लड़ रही। ये सारी चीज़ें आप देखोगे। अब आप देखिए भारत के संदर्भ में वास्तव में ऐसे क्यों पूछा गया था। मेरा ये मानना है, आप लोगों में से लास्ट ईयर देखा होगा गार्गी कॉलेज में एक इंसिडेंट हुआ था। गार्गी कॉलेज दिल्ली का कॉलेज है। यहाँ पर आपने देखा होगा कई सारे बदमाश टाइप के लड़के, या आप कह सकते हो लड़के तो उनको कहना ही नहीं चाहिए, शैतान कहना चाहिए। कई सारे शैतान टाइप के लड़के गार्गी कॉलेज में शराब पीकर पहुँचते हैं, और उस समय उन लड़कियों की फेयरवेल पार्टी चल रही थी, रिवाइवल फेस्टिवल पार्टी चल रही थी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, कई सारी लड़कियों के साथ में ईव टीजिंग किया। ईव टीजिंग का मतलब किसी ने उनको टच किया बैड तरीके से, किसी ने उनको छेड़खानी की। ये सारी घटनाएं जब हुई वहाँ पर, तो हुआ क्या कि उन लड़कियों ने किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाकर वहाँ से भगी। एक तरीके से आप कह सकते हो कि वहाँ पर उस समय उन लड़कियों ने, जिन्होंने अपना इंटरव्यू बाद में दिया, कई सारी लड़कियों के आप इंटरव्यू जब न्यूज़ चैनल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने उस समय की फीलिंग शेयर की हैं कि कैसे उनको ऐसा लग रहा था कि वो एक जंगल में आ गई हैं और कई सारे आदिम शेर उनका पीछा कर रहे हैं। शेर क्या कहेंगे, भेड़िया कहेंगे उनको। कई सारे भेड़िए उनको दबोचने का प्रयास कर रहे। उस चीज को लेकर ये पूछा गया। तो आप देख सकते हो कि कितनी फूहड़ भरी मानसिकता है आज व्यक्तियों के अंदर या पुरुषों के अंदर, कि वो लड़कियों को एक कमोडिटी समझते हैं। आप देखना कई बार आए दिन आए जीवन में, हो सकता है आप में से कई सारे लोग वैसे ऐसा बोलते नहीं होंगे, आप देखोगे कभी कोई लड़कियों को मछली की संज्ञा देता है, कभी कोई आइटम बोलता है, कभी कोई तितली बोलता है। कई सारे ऐसे शब्द लड़कियों के लिए बनाए गए हैं जो ये दर्शाते हैं कि वास्तव में लड़की एक केवल और केवल कमोडिटी है। वो केवल और केवल एक कामुकता की प्रतीक है, बाकी और कुछ नहीं है। लड़की पढ़ नहीं सकती, लड़की आईएएस नहीं बन सकती, लड़की टैलेंटेड नहीं हो सकती। आप कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी सर्च करना वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर या वुमेन इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ को लेकर, तो आपको एक दो वीडियो तो वुमेन से मिलेंगे। बाकी आपको जितने वीडियोस मिलेंगे उसमें सेक्सुअल हरासमेंट की बात होगी, उसमें सेक्सुअल वीडियोस की बात होगी, उसमें कामुकता से संबंधित बातों का जिक्र किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेंड बन गया है, न केवल सोसाइटी में बल्कि हर एक चैनल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से, कि जो महिला है वो केवल और केवल एक उपभोग की वस्तु है। क्लियर? आप देखोगे कि कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना निजी अनुभव कभी शेयर ही नहीं करती। मैं कई ऐसी महिलाओं से मिला हूँ, मैं कई ऐसी लड़कियों को जानता हूँ जिन्होंने एक दो बार पर्सनल अपने जब अनुभव शेयर किए तो खुद में गिल्टी फील होती कि वाह, ऐसा समाज इतना गंदा कैसे हो सकता है। उनके कई सारे रिलेटिव्स, उनके कई सारे अपने किस तरीके से उनके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं, किस तरीके से उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया है, लेकिन फिर भी डर के मारे उन्होंने किसी से नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अगर वो डर के मारे कहती हैं तो परिवार को लगेगा कि ये मेरी इज्जत का सवाल है। आज तक मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ में आई कि जब किसी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म होता है या किसी प्रकार की बुरी घटना होती है तो इससे लड़की की इज्जत कैसे कम होती है, लड़के की क्यों नहीं होती। आप देखिए हमेशा एक शब्द आपको मिलेगा, हालांकि अब तो सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि आप किसी लड़की का नाम मत बताएं, साथ ही आप ये मत बताएं कि महिला की इज्जत लूटी गई। इज्जत का क्या मतलब होता है कि इज्जत क्या केवल दुर्व्यवहार में ही थी, बाकी इज्जत उस पुरुष में नहीं थी जिसने उसकी इज्जत के खिलवाड़ किया। ये इज्जत वाले वर्ड जो है ना, ये भी पितृसत्ता को ही दर्शाते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को जब आप पढ़ते हो, जैसे अभी हाथरस में जो कांड हुआ उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया कि आप किसी भी बालिका का या किसी भी बच्ची का नाम नहीं बताएंगे, आप पीड़ित ही बताएंगे।
होता क्या है कि कई बार लोग इसका मिसयूज करते हैं। होता क्या है, आप देखेंगे कि कई बार उसी नाम की अगर कोई लड़की है, वो स्कूल्स कॉलेज में जाती है, तो बच्चे उसको देखकर बड़ा वो फील करते हैं। जैसे आप देखिएगा, अभी जब सुशांत सिंह राजपूत का जब केस चल रहा था, तो उसमें जो लेडी फंसी थी, अब मेरे को नाम भूल गया मैं अभी, चलिए अगर याद आएगा तो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो उसमें उनका नाम बार बार जब पब्लिक में आने लगा, शायद रितु ऐसे कुछ उनका नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए आएगा तो बताएंगे आपको आगे चल के ठीक। तो उसका नाम से क्या हुआ, उनके नाम से अब हर एक लड़की जिसका वो नाम होगा, ये फील होगा कि अच्छा ये वही लड़की है, अच्छा ये वही लड़की है। इस चीज़ से बचना है। आप देखेंगे कि बचपन से बच्चे को क्या कहा जाता है कि लड़का जो है वो राजा बेटा है, वो वंश है, हमारा कुल है, अंतिम मुखाग्नि देगा। ये सारी चीज़ें पितृसत्तावाद की हैं। कुल वंश को श्रेष्ठ करेगा, हमारे कुल का नाम करेगा, बेटी हुई तो वो कुल का नाम नहीं करेगी, ऐसी पितृसत्तात्मक सोच के लोगों का मानना है। क्लियर। आप देखोगे कि परिवार के बीच ही लैंगिक असमानता को बढ़ावा देते हैं। परिवार में क्या होता है, बचपन से ही बच्चे को सिखाया जाता है कि बेटा तुम्हें रोना नहीं है, तुम मर्द हो, तुम क्यों रोते हो लड़कियों की तरह। ये चीज़ें क्या हैं, बच्चों को बंदूक दी जाएगी, बच्चों को खिलौने दिए जाएंगे, बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में प्रमोट किया जाएगा जो उन्हें मर्द बनाती हैं। क्लियर। और लड़कियों को किचन का काम, कपड़े धोना, उनको परिवार कैसे चलाना है, ये सारी शिक्षाएं दी जाएंगी। उनको गुड़िया गुड्डे से खेलने को दिया जाएगा, उनको घर घर खेलो। कहने का मतलब उनके बचपन में बताया जाता है कि आप पढ़ने लिखने के लिए नहीं बने हो। आप देखना, आप में से कई सारे लोग होंगे, आपके खासतौर पर रिश्तेदार, वो अभी भी आप लोगों से कहते होंगे, आपके माता पिता से, अरे क्या करोगे अपनी बेटी को पढ़ा के, वो उसको पढ़ाओगे पता नहीं दामाद कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, क्या करोगे पढ़ा के, वो आईएएस थोड़ा ना बन पाएगी, उसकी शादी कर दो, अच्छा लड़का है। ये सारी चीज़ें पितृसत्तावाद हैं। खासतौर पर मुस्लिम महिलाओं में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में आप देखिए, जो मुस्लिम पुरुष होते हैं वो एक तरीके से हिंदुओं से भी ज़्यादा क्रूर होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर महिला उनको पसंद आई, 1 साल 2 साल 3 साल जैसी ज़िंदगी कटी काटे, नहीं पसंद आई तलाक दे दिया, दूसरी महिला से शादी कर ली, तीसरे से कर ली। कई बार तो क्या होता है कि एक पुरुष 4 4 महिलाओं को एक साथ ही रखता है। इससे क्या होता है कि महिलाओं के ऊपर काफ़ी सामाजिक प्रेशर होता है और वो क्या कर सकती हैं, वो नहीं कर सकती कुछ भी। तो ऐसी स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हैं, वो काफ़ी पीड़ितपन का अनुभव करती हैं, हमेशा उनको ऐसे ताने दिए जाएंगे। और होता क्या है कि कई बार कि जो महिला जिसको तलाक दे दिया गया, तो उसका जब विवाह किसी दूसरे पति से होता है, तो उसको और ज़्यादा प्रताड़ना मिलती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति क्या कहेगा, एक तो एजुकेशन का लेवल कम, दूसरी चीज़ वो ये कहता है उससे कि अगर मैं ना होता ना, तुझे तो पहले वाले ने ही छोड़ दिया था। ये रियलिटी है। और आप देखेंगे कि इससे वो महिलाएं और ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं। आप देखोगे कई बार जब पीरियड्स का टाइम होता है, माहवारी का टाइम होता है स्त्रियों का, तो उस समय जो एक परिवार में एक सुगबुगाहट होती है कि किसी को पता ना चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लड़कों को तो खास तौर पे ना पता चले, मतलब अगर लड़की को पेन हो रहा है तो वो खुलकर बता भी नहीं सकती, वो सिसक कर रह जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो बताएगी तो समाज में बुरा माना जाता है। आप देखिए, जो विस्पर का जो पैकेट आता है पैड्स का, विस्पर का मतलब ही क्या है, विस्पर का मतलब ही है फुसफुसाना। अर्थात कोई एक ऐसी चीज जिसको चुप्पे से मांगो, तेजी से आवाज करके मत मांगना। जैसे आपने देखा होगा कई सारे एडवर्टाइज में या कई सारे मेडिकल स्टोर्स में, जब कोई पर्सन जाके कहता है कि मुझे पैड्स का एक पैकेट दे दो, तो सब लड़के या लड़कियां जो वहाँ खड़े होते हैं बड़े गौर से देखते हैं। स्वयं मेडिकल स्टोर वाला ऐसे देखेगा जैसे आप कोई ऐसी चीज़ मांग रहे हो, परमाणु बम मांग रहे हो, जिससे आपको मारना चाहिए कायदे से। समझ गए? आप देखोगे जब आप मेडिकल स्टोर जाओगे तो आपको एक पैकेट के अंदर बंद करके देगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ये पितृसत्तात्मक सोच है। ये छोटी छोटी चीज़ें ही तो पितृसत्ता को प्रमोट कर रही हैं। क्यों नहीं इस चीज़ पे डिबेट होनी चाहिए, क्यों नहीं इस पे बातचीत होनी चाहिए। कई लड़के आप देखोगे लड़कियों के साथ हमेशा टाइम स्पेंड करेंगे, बट जब ऐसी सिचुएशन से लड़कियां गुजर रही होंगी तो उनका साथ छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं अरे ये गंदी चीज़ है, इसमें छी आती है, बदबू आती है, मतलब उनको गंदा फील होता है। आप सोच सकते हैं ये पितृसत्ता की सोच है। क्लियर। आप देखोगे कि कई बार जब पुरुष विवाह करते हैं या पुरुष के तरफ से जो उनके माता पिता होते हैं वो क्या कहते हैं लड़की वालों से, आपकी बेटी वर्जिन है। मतलब क्या है कि आपकी बेटी को किसी और ने तो टच नहीं किया, उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की। ये भी एक पितृसत्ता की मेंटलिटी है।
आप देखोगे कि स्पेस की हम बात तो करते हैं, वहाँ पे महिलाएं काफ़ी कम हैं आज भी स्पेस में। हालांकि अब तो स्थिति बदल रही है, आपने देखा है कि अभी हाल ही में विगत वर्ष अमेरिका की 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने वहाँ पे फ्री में स्पेस वॉक किया, मतलब बिना किसी पुरुष के मदद से, जिन्होंने इतिहास रचा। तो आप ये चीज़ देख सकते हो। आप देखोगे प्राचीन काल में स्थितियां कैसी थी। ऋग्वैदिक काल को अगर हम छोड़ दें तो उत्तर वैदिक काल में तो उनको वेदों को पढ़ने की भी इजाज़त नहीं होती थी, और उनके साथ हर समय दुर्व्यवहार ही किया गया। दुर्व्यवहार का मतलब ये मत समझना कि दुर्व्यवहार का मतलब ये उनके साथ कोई शारीरिक प्रताड़ना की गई। दुर्व्यवहार का मतलब है हमेशा उन्हें हाशिए पर रखा गया। जब भी आप हाशिए की बात सुनते होगे तो आप लोगों को लगता होगा हाशिए का मतलब क्या होता है। हाशिए का मतलब होता है, जैसे ये पेज आप देख रहे हो ना, ये पेज मान लीजिए हमने बना दिया आपका, तो ये मुख्य के अंदर हमने सारी चीज़ें लिख दी। हाशिए का मतलब है ये पेज के बाहर, अर्थात जो धारा बह रही है हम वहाँ पे उनको शामिल ना करके धारा के बाहर कर दें, इसका मतलब होता है हाशिए के बाहर। क्लियर? तो आप ये चीज़ देख लिए। फिर आप देखोगे कि जब आप मध्यकाल पढ़ते हो ना, मध्यकाल में आप देखोगे कई सारे राजा महाराजा, खासतौर पर मुस्लिम जो कम्युनिटी के उस समय मुगल सल्तनत के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि जब वो युद्ध करते थे, आक्रमण करते थे किसी राजा पर, तो वहाँ के सैनिकों को मार दिया, वहाँ के राजा को मार दिया। तो वहाँ की जो स्त्रियां होती थी उनका क्या, उन स्त्रियों को वो राजा महाराजा अपने हरम में लाकर रखते थे। हरम एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन राजा महाराजों की कामुकता को प्रमोट करने के लिए, उनकी कामुकता की तृप्ति को मिटाने के लिए बनाया जाता था। वहाँ पे लाखों स्त्रियां होती थीं। अब उन स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता था, इस पर अभी पूरी तरह से कोई एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, या पूरी तरह से कोई एक जानकारी नहीं है। हालांकि आप कई सारे ऐसे चैनल्स में देखोगे फूहड़ता टाइप की परोसी जाती है। क्लियर? तो ये चीज़ आप देख सकते हो। आधुनिक काल के संदर्भ में आप देखिए, हम भले ही प्रबोधन और पुनर्जागरण के विचारों से पोषित हो गए थे, हम भले ही फ्रांस की क्रांति में महिलाओं के रोल को देखते हैं, अमेरिका की क्रांति में महिलाओं के रोल को देखते हैं, बट इनको वोटिंग राइट प्राप्त करने के लिए कई सौ वर्षों का इंतजार करना पड़ा, जिसमें आप देखते हो कि 1917 और 1925 के आसपास उनको वोटिंग राइट मिलता है। समझ गए? तो ये एक पितृसत्ता की सोच है। आप देखोगे जब महिला का विवाह होता है तो हमेशा क्या कहा जाता है कि पति परमेश्वर होता है। एक बार मैं देख रहा था ऐसे एक वीडियो फेसबुक पे, एक लड़के ने शेयर किया था पति परमेश्वर होता है, छोटी सी शॉर्ट फिल्म थी। तो मैंने उसमें देखा एक चीज़, बहुत अच्छी बात लिखी उस महिला ने कि ठीक है पति परमेश्वर होता है, पति की पूजा करनी चाहिए, लेकिन पति को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो परमेश्वर बन कर दिखाए। मतलब कि परमेश्वर कभी पत्नी पर हाथ नहीं उठाता, सॉरी, परमेश्वर कभी अपनी अर्धांगिनी पर हाथ नहीं उठाता, कभी उस पर अत्याचार नहीं करता, कभी उसका शोषण नहीं करता। और जब परमेश्वर अपनी अर्धांगिनी का शोषण नहीं करता तो फिर पति को एक किसने राइट दिया कि वो अपनी पत्नी को मारे, उसका उत्पीड़न करे और उसका शोषण करे, और फिर कहे कि वो हमें परमेश्वर कहे? ऐसा क्यों? आप देखोगे सारे व्रत पत्नियों के लिए ही बनाए गए कि जितने भी व्रत रखेंगी, पति की लंबी उम्र हो जाए, करवा चौथ का व्रत, पति की लंबी उम्र के लिए सावित्री का व्रत। आप देखोगे कि जो वट वृक्ष की पूजा है वो भी पत्नी ही करे। मतलब हर चीज के व्रत कौन करे? पत्नी। क्यों? क्योंकि पति उसका जिंदा रहे। वो पति जिंदा रहे जो पति उसके साथ नित्य अपशब्द बोलता है, नित्य उसके साथ उत्पीड़न करता है, नित्य उसका शोषण करता है। तो ऐसे पतियों के लिए वो पत्नियां व्रत रखती हैं। ये क्या है? ये पितृसत्ता की मेंटलिटी है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी पति ने पत्नी के लिए व्रत रखा हो कि हाँ मेरी पत्नी सलामत रहे? आप हालांकि जब साउथ इंडिया की मूवी देखोगे, कई सारी अच्छी मूवीज़ हैं। अब मैं आपको कितनी सारी चीज़ें बताऊं इस टॉपिक पे, मुझे खुद समझ नहीं आता है, क्योंकि सब कुछ संक्षेप में करना काफ़ी टाइम लग सकता है। तो उसमें एक मूवी है कल्याणम, उसमें काफ़ी अच्छी बात की गई है कि पत्नी और पति का मतलब क्या होता है, पत्नी और पति किस प्रकार मिलकर इस समाज की आन बान और शान की रक्षा करते हैं, किस प्रकार वो राष्ट्र की प्रतिष्ठा, राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र के उद्घोष को प्रमोट करते हैं। तो वहाँ आप देखना कभी आपको अगर समय मिले एग्ज़ाम के बाद, जब इंटरव्यू का आपका टाइम पीरियड चल रहा हो, आप देखोगे जितनी भी गालियाँ बनाई गई हैं वो औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए और बेटियों के नाम पर हैं। आपने कभी एक तो अगर गालियों को छोड़ दो तो वो भले गालियाँ पुरुषों के उस पे हैं, लेकिन हर गाली में औरत को बदनाम किया जाता है, हर गाली में स्त्री को बदनाम किया जाता है, हर गाली में बेटियों को बदनाम किया जाता है। छोटी सी छोटी बात में हम स्त्रियों की गाली देते हैं, बहनों की गाली देते हैं, हम
औरतों पे गाली देते हैं, ये क्या है? ये पितृसत्तावाद को प्रमोट करने की बात है। क्या आपने कभी ऐसी कोई गाली सुनी है जिस पे पुरुषों की बात की जाती हो? और आप देखिए आम जीवन में सभी देते हैं, हालाँकि मैं नहीं देता हूँ, मैं आपको सच बताऊँ यहाँ पे, और मुझे गाली देने वालों से गुस्सा भी आती है और ये रियलिटी है। गाली देना ये जो चीज़ें हैं बहुत ख़राब चीज़ें हैं। हम क्यों गाली देते हैं किसी को? गुस्सा हमें आता है, प्रॉब्लम हमें है, हमें प्रॉब्लम उस पर्सन से है, हम उसकी माँ को गाली क्यों दे रहे हैं? हम उसकी बहन को गाली क्यों दे रहे हैं? उसने तो हमसे कुछ कहा ही नहीं। और जब हम उससे मिलने जाते हैं तो उसकी बहन तो हमारे लिए चाय लाती है, पानी लाती है, और हम उसको जाने अनजाने में माँ बहन की गाली दे रहे हैं। ऐसा क्यों? उसकी माँ जब हमको देखती है तो बेटा कह के बुलाती है, और हम जाने अनजाने में उसको माँ की गाली दे रहे हैं। कभी सोचना इस चीज़ पे कि क्या हमें ऐसी गालियाँ देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए? कभी अपने आप को आईने पे खड़ा करके देखना। आप देखना कोरोना काल के टाइम पीरियड पे एनसीआरबी का जो अभी डाटा पब्लिश हुआ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, कि काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक प्रवृत्तियों में बढ़ोतरी हुई है। क्यों? क्योंकि इस समय पुरुष घर में रहता था और पत्नियां भी घर में रहती थी, तो पुरुष को अपना पूरा प्रभुत्व दिखाने का मौका मिला। कई सारे वीडियो ऐसे वायरल हुए कि प्रतिष्ठित जो ऑफिसर्स थे, चाहे वो आईपीएस हों, चाहे आईएएस ऑफिसर्स हों, या कहीं पे अच्छे लेवल के अधिकारी हों, कमिश्नर तक की आपने घटनाएं सुनी होंगी कि उन्होंने अपनी पत्नी को मारा, खूब मारा पीट पीट के, और उस पत्नी ने फिर जाके केस किया। आप देखोगे लड़की की विवाह के लिए कम उम्र की बात की जाती है, लड़कों की विवाह की उम्र ज़्यादा। अभी मैं 3 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की और लड़के की विवाह की उम्र एक की जाए, क्योंकि ये भी लैंगिक भेद को प्रमोट करते हैं, ये भी पितृसत्तावाद को दर्शाते हैं कि क्यों लड़की 3 वर्ष छोटी होनी चाहिए, लड़का 3 वर्ष क्यों बड़ा होना चाहिए। ये क्या चीज़ें हैं? ये यही चीज़ें तो दर्शा रही हैं कि नहीं, लड़का लड़की से श्रेष्ठ होता है। आप देखोगे कि मैक्सिको में 7 वर्ष की जो फातिमा के साथ जब दुर्व्यवहार हुआ तो किस प्रकार मैक्सिको की सड़कों में लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब जैसे ये नाम है फातिमा, या रितु, या रिचा, हाँ रिचा चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, सॉरी देखो नाम याद आ गया, रिया चक्रवर्ती नाम जो चल रहा है ना, तो इससे क्या हुआ कि रिया नाम की जितनी भी लड़कियां होंगी उनको कितना गलत फील होगा। वो स्कूल्स में जाएंगी, कॉलेजेस में जाएंगी, बच्चे उनको कितनी गलत दृष्टि से देखेंगे, और सुशांत नाम के लड़के को कितना गौरवान्वित करके देखा जाएगा। समझ रहे? तो इस मेंटलिटी से मीडिया को बचना होगा। आप देखोगे महिला सशक्त नहीं है, कई बार पुरुष ऐसे मिल जाएंगे आपको कहते हुए कि महिलाएं तो सशक्त ही नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि महिला की जो उद्घोषक हैं, महिला नारी आंदोलन की जो प्रखर वक्ताएं हैं, वो भी कहती हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। जबकि आपको पता हो कि महिला 9 माह तक अपनी कोख में एक बच्चे को रखती है, और 9 माह तक वो एक 50 ग्राम के बच्चे को नहीं रखती, 500 ग्राम के बच्चे को रखती, कम से कम 2 किलो तक के बच्चे को अपने कोख में जब कोई रख ले, 500 ग्राम के बच्चे को कोख में रख कर सारे काम भी करना है, हर तरीके की एक्टिविटी को भी ध्यान देना है, पति का भी ध्यान देना है। तो आप बताइए, आप कर सकते हो? आपके पेट में अगर जरा सा दर्द होता है तो आप रोने लगते हो, और वो माँ, वो महिला जो प्रति माह उस बीमारी से गुजरती है, उस पीरियड से गुजरती है जिससे वो एक शिशु को जन्म दे सके, फिर भी वो पेन नहीं फील करती। क्यों? क्योंकि वो सशक्त है, और हम कहते हैं कि उनका सशक्तिकरण करना है। आप देखोगे कि स्त्रियों को उपभोग की वस्तुएं माना जाता है। गाने में आप देखोगे कई सारी ऐसी फिल्में जिसमें आप देखोगे कि मैं तो तंदूरी चिकन, ये क्या गाने हैं? ये गाने यही तो दर्शा रहे कि वास्तव में स्त्रियों को उपभोग की वस्तु है। विज्ञापन आप देखोगे उसमें काली और गोरी स्त्री, फेयर एंड लवली क्रीम को देख लो कि उसमें गोरी महिलाएं आ ही नहीं सकती। आप देखोगे अभी हाल ही में फेयर एंड लवली ने अपनी क्रीम का नाम चेंज किया, ग्लो उसने नाम किया है। क्लियर? ये क्या चीज़ें दर्शाती हैं? गोरे और काले का भेद स्त्रियों में, इस चीज़ को दर्शाते हैं। आप देखोगे कई सारी ऐसी एडवर्टाइज आएंगी कपड़े को लेकर, स्त्री के ब्रेस्ट को लेकर एडवर्टाइज आती हैं कि उसका ब्रेस्ट ऐसा है, उसकी स्थिति ऐसी, उसकी बॉडी ऐसी, उसकी कमर स्लिम नहीं है। ये सारी चीज़ें पितृसत्तावाद हैं। क्लियर? काफ़ी सारी वेब सीरीज आप देखोगे, वेब सीरीज में कितनी फुहड़ता बरती जाती है कि वो फला औरत उस अपने नौकर के साथ, उस लड़के के साथ, उसके साथ, या मोहल्ले के किसी, मतलब औरत को सिर्फ एक ही चीज़ उसमें परोसा गया है कि औरतें जो होती हैं वो सिर्फ कामुकता की प्रतीक होती हैं, बाकी कुछ भी नहीं। ये पितृसत्तावादी है। ये वेब सीरीज ही वर्तमान संदर्भ में जितने क्राइम हो रहे हैं उनकी एक जनक है। आप देखोगे अश्लीलता की इतनी भरमार है कि आप कोई भी वीडियो, कोई भी मूवी अपनी फैमिली के साथ बैठकर नहीं देख सकते हो। ये क्या चीज़ें हैं? ये यही तो दर्शा रही हैं कि पितृसत्ता किस तरीके से बार बार ये
दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि जो औरतें हैं वो अश्लील हरकत उनके साथ की जा सकती है, इसका हमें सर्टिफिकेट मिला है, इस पर हमारा पेटेंट है। क्लियर? तो इन मानसिकताओं से बचना होगा जो ये पितृसत्तावाद को प्रमोट करती हैं। क्लियर? आप देखोगे हाँ कि पितृसत्ता की जो व्यवस्था का मुख्य पहलू है वो है महिलाओं में सहमति पैदा करना। आप देखना, जब इतनी सारी बातें होती हैं कि परिवार भी उनका साथ नहीं दे रहा, उनका पति भी उनका साथ नहीं दे रहा, उनका घर भी उनका साथ नहीं दे रहा, समाज भी साथ नहीं दे रहा, धर्म भी साथ नहीं दे रहा, तो महिलाएं क्या कर सकती हैं? विद्रोह तो कर नहीं सकती, सारी महिलाएं तो बिल्कुल भी नहीं। जो सक्षम है वही कर सकती हैं, और जो सक्षम नहीं है उनको सुनना पड़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि महिलाएं कहती हैं ठीक है भाई, आप बोल लो, आपको मारना है मार लो, मैं छोड़ भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैंने 7 जन्मों और 7 कस्में खाई हैं। वो कस्में कैसे तोड़ सकती है? वो उस 7 फेरों की कस्मों को कैसे तोड़ेगी? क्यों? क्योंकि समाज ने उसी को सिर्फ कस्में वो दिलाई हैं। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि उसके अंदर उन जुल्मों को सहने की ताकत पैदा कर देती है। और वही बात है कि इससे पुरुषों को और मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि उनका वर्चस्व बढ़ गया और आत्मसात करने लगी वो स्त्रियां। और इससे ये हुआ कि ठीक है, आप कुछ भी करना चाहते हो करो, क्या दिक्कत है? आप देखना, मैं एक बार एक आर्टिकल पढ़ रहा था उस आर्टिकल में एक बहुत ही अच्छी नारीवादी लेखिका ने लिखा है कि आज नित्य हमारे समाज में हम तो उन रेप्स को काउंट करते हैं जो किसी अजनबी के द्वारा किए गए, लेकिन वो महिला जिनको उस चीज़ की उस समय ज़रूरत नहीं है, उनका मन नहीं है, लेकिन फिर भी अपने पुरुषों को खुश करने के लिए नित्य उस अवस्था से गुजरती हैं, वो भी तो एक तरीके का रेप ही है ना। कि जब किसी की कोई मर्जी ही नहीं है, आपने पिंक मूवी देखी होगी, उसमें एक वर्ड वो बोलती है तापसी पन्नू, नो मीन्स नो। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि नो मीन्स का मतलब ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंट लड़की को कुछ करो। नो मीन्स का मतलब ये है कि जब आप वैवाहिक जीवन में हो तब भी इस चीज़ की आप कितनी रिस्पेक्ट करते हो। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें। फिर आप देखना कई बार उनको अधीनता का, दमन का, उत्पीड़न का शिकार किया जाता है, तो ये मैंने आपको अभी बता ही दिया ऑलरेडी। क्लियर? तो फिर आगे देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया सिमोन डी बुआ ने क्यों कहा। इस पे कभी हम इंडिपेंडेंट चर्चा करेंगे कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती, आखिरकार उन्होंने क्यों कहा। वास्तव में इनकी एक बुक है द सेकेंड सेक्स। सेकेंड सेक्स में इन्होंने ये बात कही कि जो स्त्री के जो 2 रूप हैं, मतलब उसके 2 सेक्स हैं, एक तो वो जन्म लेती है तो माना जाता है वो स्त्री है, दूसरा स्त्री बनाने वाले कई सारे ऐसे फीचर हैं। तो उस पर हम कभी डिबेट करेंगे काफ़ी अच्छे से, इंडिपेंडेंट रूप से। क्लियर? फिर आपने ये पढ़ लिया सिल्विया वाल्वे का। क्लियर? आपने देखा होगा जो मैंने अभी बताया था कि लड़कों को बचपन से मर्दाना खेल दिए जाते हैं, और वो खेल इसलिए क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो उसमें हिंसा होती है, और हिंसा उनको क्या करती है? साहस देती है, लड़ाकूपन बनाती है, आक्रामक बनाती है, और शारीरिक मजबूती बनाती है। कई बार आप एक देखना, एक पाकिस्तानी एक्टर हैं, नाम नहीं याद आ रहा, मणि उनका नाम है, ईरा मणि शायद ऐसा कुछ नाम है। उन्होंने काफ़ी अच्छी एक बार बात कही थी कि जो ये बात बोली जाती है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता तो वो भी रोते हैं। उसने काफ़ी अच्छी, उसमें एक छोटी सी क्लिप है व्हाट्सएप पे, आप देखना कभी। कोशिश मैं करूँगा कि जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ मूवीज़ से संबंधित, वो लिंक्स आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँ कि जब आप कभी इंडिपेंडेंट हो तो आप इन टॉपिक को काफ़ी अच्छे से देखें और अपने अंदर ऐसे टॉपिकों के प्रति एक समझ डेवलप करें। क्लियर? आप देखोगे मर्द को कभी दर्द नहीं होता। अमिताभ बच्चन की मूवी देखिए मर्द, उसमें क्या होता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता। कितना भी मर्द को मार लो, मर्द रोएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो रो दिया तो फिर लड़की हुआ। देखना आप, कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारे आपके फ्रेंड्स आपको चिढ़ाते हैं, अरे यार तुम तो लड़कियों की तरह, औरतों की तरह आंसू बहा रहे हो, लड़की थोड़ा ना हो। ये चीज़ें क्या है? ये भी पितृसत्तावाद है। वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि एग्जामिनर ने आपसे इसीलिए पूछा है कि पितृसत्ता डायरेक्ट नहीं दिखती लेकिन इनडायरेक्ट दिखती है उन कथनों, उन प्रवचनों, उन विचारों में। अगर दयालुता, अनुभूति, प्रवणता जैसे गुण हो, आप देखना अगर किसी लड़के के अंदर खूब दयालु है, वो खूब अच्छे उसके अंदर विचार हैं, तो लोग क्या कहेंगे? अरे यार तुम तो लड़की ही हो। जैसे मैं आर्टिकल आपको पढ़ा रहा हूँ तो कई सारे स्टूडेंट्स को फील होगा कि अच्छा सर भी लगता है दयालु ही हैं, सर भी लड़की ही हैं, लड़की की तरह सर फील करा रहे हैं हम लोगों को। सर का जो स्त्रायण पक्ष है वो काफ़ी मजबूत है। जैसे गांधी के बारे में कहा जाता है ना कि गांधी का जो स्त्रायण पक्ष था वो काफ़ी मजबूत था राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर, कि वो लड़ाई झगड़ा इन चीज़ों में पसंद नहीं करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं। खैर, जिनका मजाक है उड़ाने को उड़ाने दो, उससे क्या मतलब।
फिर आप देखिए लड़कियों को वही चीज़ कि गुड्डा गुड़िया दिया जाएगा, घर घर खेलने को कहा जाएगा, उनसे कहेगा शर्मीली बनो, अर्थात किसी के सामने गर्दन उठा के मत चलो, उनसे डायरेक्ट बात मत करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो तुमसे बड़ा भाई हो, तुम उससे ऐसे बातें कर रही हो, विनम्र होकर बात करो, यानी कि तुम्हारी आवाज़ से फूल टपके, संवेदनशील रहो, जब कोई ऐसी घटना हो तो वहाँ पे हंसो मत, खेलो मत, नाचो मत, कम बोला करो, घर में जब चार लोग बात कर रहे हो तो तुम क्यों बीच में बोल दी, ऐसे शब्द आप सुने ही होंगे अपनी लाइफ में, सुने होंगे आप लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वास्तव में पितृसत्ता है। क्लियर। अर्थात पूरी जिंदगी तो पुरुष के आधिपत्य में गुजारती हैं, और सबसे बड़ी बात ये है ना कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ क्या होता है कि उनको कैसा पति मिलेगा, और दूसरा कि उनका ससुराल कैसा होगा। उनको नित्य इस बात का डर रहता है कि जब मेरा विवाह होगा तो मेरा पति कैसा होगा, और अगर पति अच्छा ना हुआ तो हमें बेहतर कैसे बनना है, और इस बेहतर बनने के चक्कर में वो पितृसत्तावाद की उस परिपाटी पर अपने आप को पीसती रहती हैं, ससुराल वालों को खुश करने के लिए अपने अंदर के सम्मान, अपने अंदर की प्रतिष्ठा और अपने अंदर के स्वाभिमान को जलाकर राख कर देती हैं। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पितृसत्तावाद में बाधक हैं। आप कई सारी वेब सीरीज़ देखना, जिसमें एक वेब सीरीज़ मैंने आपको यहाँ पे कोट की है, सिटी ऑफ ड्रीम्स। इसमें क्या है कि बेटी जो थी, एक कहते हैं राजनीति का व्यक्ति था, उसने ये देखा कि उसकी बेटी को लड़की हुई है, तो लड़की अगर होने की वजह से उसने अपना उत्तराधिकार नहीं चुना। क्यों? क्योंकि लड़की हुई है, और लड़की जब हुई तो उसको लगा कि अरे ये तो बेटी मेरे किसी काम की ही नहीं है, मतलब अपनी बेटी की बेटी को होने पर, सॉरी, अपनी बेटी के बेटी होने पर वो उसको उत्तराधिकार से वंचित कर देता है, और अपने नालायक लड़के को जो किसी भी तरीके का काम का नहीं था, मक्कार था, उसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना देता है। उस वेब सीरीज में दिखाया गया, आप देखोगे ये क्या चीज़ है, ये यही तो है पितृसत्तावाद। आप बेगम जान जब मूवी देखोगे तो उसमें कई सारे सीन हैं। पहली बात तो पहला सीन वहाँ से ही स्टार्ट होता है, दिल्ली से लेकर कि किस प्रकार एक बूढ़ी महिला अपने पूरे वस्त्र कई सारे गुंडों के सामने उतार देती है एक बच्ची को बचाने के लिए। दूसरा इंसिडेंट आप देखोगे उसी में लास्ट में सीन होता है कि वही जो बच्ची होती है, जो बूढ़ी माँ होती है, वही उस समय बच्ची होती है जब देश आज़ाद हो रहा होता है, तो वो पुलिस वाले से बचने के लिए, अपनी माँ को बचाने के लिए कपड़े उतारती है। तो ये दो सीन वहाँ के काफ़ी अच्छे हैं। साथ ही आप वहाँ पे देखना कि जो विद्या बालन हैं वो जब बातें बताती हैं पुरुषों के आधिपत्य को लेकर कि किस प्रकार, चाहे किसी भी जाति का कोई पर्सन हो, यहाँ मेरे इस कोठे में आकर ये नहीं पूछता कि जिस महिला के साथ मैं बिस्तर होने वाला हूँ वो कौन सी है। तो ये क्या है, पितृसत्तावाद ही तो है। आप पास्ट मूवी देखना, पास्ट मूवी स्त्रियों पर है, काफ़ी अच्छी मूवी है। इसी से मैंने वो बात ली है कि जो गालियाँ दी जाती हैं, कि जो गालियाँ बनाई गई औरतों के लिए, वो क्यों बनाई गई, इस पे काफ़ी अच्छी बताई गई है कि किस प्रकार पुरुष आधिपत्य अपना दर्शाते हैं। पिंक मूवी आप में से कई सारे लोगों ने देखी होगी, उसमें आप देखिएगा एक मूवी है देवी, यहाँ पे स्त्री गलत वर्ड लिख गया है, वास्तव में मेरे दिमाग में स्त्री था, लेकिन लेकिन वो शॉर्ट फिल्म देवी है। स्त्री तो आप देखोगे ये अभी वरुण धवन की मूवी है, सॉरी हाँ शायद वरुण धवन की है, जिसमें भूत वगैरह है, वो नहीं देखनी है। शॉर्ट फिल्म में आप डालेंगी यूट्यूब पे देवी शॉर्ट फिल्म, इसमें दिखाया जाएगा कि कई सारी महिलाएं, इसमें काजोल ने रोल प्ले किया, छोटी छोटी बच्चियां जो रेप का शिकार होती हैं, कई सारी महिलाएं जो अपने पुरुषों के उत्पीड़न का शिकार होती हैं, उनको कैसे पालती है काजोल, इस चीज़ की घटना का इसमें जिक्र है। आप दंगल मूवी जब देखते हो तो उसमें क्या दिखाया जाता है कि वो जो वहाँ का सरपंच होता है वो आमिर खान से या फोगाट साहब से क्या कहता है कि क्या रे फोगाट साहब, आप पाप कराओगे क्या ये जन्म में। ये डायलॉग क्या है, ये डायलॉग यही है पितृसत्तावाद का, कि बेटियां दंगल नहीं लड़ सकती, बेटियां कुश्ती नहीं लड़ सकती, लेकिन फिर भी फोगाट जो बंधु थे उनका मन था कि नहीं, बेटियां बेटों से कम ही नहीं होती। क्लियर। हीरा मनी, हाँ मैं इनका ही नाम ले रहा था, हीरा मनी पाक एक्ट्रेस हैं, इन्होंने कितनी अच्छी बात कही है, आप कभी सुनना उस पर। ये सारी चीज़ें क्या है, ये पितृसत्तावाद को ही दिखाती हैं। अब जब आप इतनी सारी चीज़ें लिखते हो तो आपके मन में आता है कि हम कोट कौन से यूज करें, तो आप कोट यूज कर सकते हो, बेटियां देश की जाग जाएं अगर तो युग स्वयं ही बदलता जाएगा, नारी तू नारायणी है, 21वीं सदी नारी सदी, बेटी जब खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। ये जो आप मणिकर्णिका मूवी देखते हो ना, जिसमें झांसी की रानी का रोल प्ले किया कंगना रनौत के द्वारा, उसमें ये डायलॉग है कि बेटी जब बड़ी होती है तभी विजय बड़ी हो, सॉरी बेटी जब खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो इसमें अपने। क्लियर। फिर आप देखिए, यत्र नारस्ते पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, कई बार आपने इस श्लोक को सुना होगा कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं।
कोई भी मंगल कार्य स्त्री की अनुपस्थिति में पूर्ण नहीं माना जाता है। आप स्वयं देखोगे जब प्रभु श्री राम को अश्वमेध यज्ञ करना था तो उस वक्त, क्योंकि सीता जी को तो निकाला जा चुका था, तो एक सोने की सीता बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि बिना पत्नी के वो यज्ञ संपूर्ण ही नहीं हो सकता था। क्लियर? स्त्री समाज का दर्पण होती है। आप ऐसी लाइन यूज कर सकती हो, आप लिख सकते हो कि राष्ट्र की प्रतिष्ठा गरिमा उसकी समृद्धि पर नहीं अपितु उस राष्ट्र के सुसंस्कृत व चरित्रवान नागरिकों से है। स्त्री एक माँ है, निर्मात्री है। स्त्री एक प्रेरक शक्ति है, वह समाज और परिवार के लिए चैतन्य स्वरूप है। परंतु आज वही राष्ट्रीय चैतन्य आज खुद सुसुप्तावस्था में है। क्लियर? तो आप ऐसी लाइंस का उपयोग कर सकते हो। आप वर्तमान संदर्भ में बताओगे कि किस प्रकार अब स्थितियां बदल रही हैं पितृसत्ता को लेकर, कैसे पितृसत्ता के उन स्पीड ब्रेकर को तोड़ा जा रहा है, चाहे वो मॉडर्न एजुकेशन की बात हो, चाहे नारीवादी आंदोलन की बात हो, और उसमें खासतौर पर मीटू को आप देखिए किस प्रकार प्रगतिशील जो बुद्धिजीवी हैं, आप जैसे आईएएस ऑफिसर्स और प्रशासिका कैसे समाज के इस ताने बाने को अलग कर एक नई दिशा दे रहे हैं, कैसे शिक्षित सशक्त आत्मनिर्भर महिलाएं परिवार व समाज में बराबरी के हिस्से की मांग कर रहे, किस प्रकार कानून इतना सजग हो रहा है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दे रहा है, परिवार रूपी संस्था को कमज़ोर कर रहा है कि नहीं अब महिलाएं भी बेटों के साथ बराबरी का हक रखती हैं। आप देखोगे प्राचीन व मध्यकाल के युद्ध आच्छन्न युग ने पितृसत्ता की कैसे नींव रखी थी। तो आज ज़रूरत है महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर की, और जब ऐसा अवसर उनको मिलेगा तो क्या होगा, जब परिवार रूपी संस्था का जो विखंडन हो रहा, जो आप न्यूक्लियर फैमिली देखते हो, आप एकल परिवार देखते हो, तो इन सब की जो टूटने की वजह है वो बेसिकली यही है कहीं ना कहीं। क्लियर? तो इससे अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे महिलाओं को तो परिवार रूपी जो संस्था है वो भी मजबूत होगी। हवा का रुख कैसे बदल रही हैं महिलाएं, ईरान से लेकर सूडान और मैक्सिको से लेकर पाकिस्तान तक कैसे आज आंदोलन देखने को मिलते हैं, कैसे 8 मार्च केवल अब इंटरनेशनल वुमेंस डे केवल नहीं रह गया बल्कि साल के हर दिन अब उनकी चर्चाएं होती हैं, चाहे शाहीन बाग की बात हो, चाहे ग्रेटा थनबर्ग की बात हो, चाहे जज्बे जिद जुनून से असमानता के स्पीड ब्रेकर को तोड़ने की बात हो, चाहे चिली की महिलाएं हो, चाहे किर्गिस्तान की हो, चाहे राजनीतिक में अप्रैल 2019 में सूडान में अल्लाह सलाह ने जो प्रदर्शन किया और किस प्रकार उन्होंने वहाँ का जो सत्ताधीश था उमा बशीर उसको हटा दिया 3 दिन में। ये सब क्या है? ये यही तो है कि किस प्रकार हवा का रुख अब बदल रही महिलाएं। आप देखोगे कि पिछले वर्ष फिनलैंड को दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पीएम मिलती हैं, सना मारे। ये क्या दर्शा रही हैं? यही चीज़ कि महिलाएं अब पितृसत्तावाद से ऊपर उठकर अपनी बुलंदी का परचम लहरा रही हैं। आप देखोगे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो में किस प्रकार अमेरिका महिला ने जीता और किस प्रकार समान वेतन की बात करती हैं। ईरान में किस प्रकार महिलाओं ने राइट मांगा। क्यों? क्योंकि ईरान में एक महिला क्या थी कि वो पुरुष के कपड़े पहनकर स्टेडियम में चली गई। जब लोगों को पता चला तो उसके साथ काफ़ी मिसबिहेव किया गया और इस कारण उसकी मौत हो गई। और इसी चीज़ को लेकर फीफा ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर ईरान ने की सरकार ने महिलाओं को स्टेडियम में मैच देखने का राइट प्रोवाइड किया। हालांकि अभी भी इस पर डिस्प्यूट है। आप मीटू मूवमेंट देखोगे कि किस प्रकार हॉलीवुड के जो फिल्म निर्माता थे हार्विन वाइनस्टीन, उनको किस प्रकार यौन दुर्व्यवहार के संदर्भ में फंसाया गया, किस प्रकार उनको मतलब समाज के सामने लाया गया कि इन्होंने किस तरीके से अश्लीलता हमारे साथ की थी। हालांकि इसके कई सारे मिसयूज भी हुए हैं, उस पर हम कभी डिबेट करेंगे जब इंडिपेंडेंट रूप से मीटू को देखेंगे। भारत के संदर्भ में आप देख सकते हो कि कितने सारे स्टार्स को इस चीज़ का सामना करना पड़ा। आप देखोगे स्पेस वॉक पिछले वर्ष सभी महिलाओं ने की थी इंडिपेंडेंट रूप से। तो ये क्या दर्शा रही है? ये वास्तव में महिला के अंदर की प्रगतिशीलता को दर्शा रही, किस प्रकार पितृसत्तावाद की वो बेड़ियों को तोड़ रही हैं। अब आप निष्कर्ष लिखोगे, निष्कर्ष में बता दोगे कि आजकल के माँ बाप की सोच बदल रही है। आप देखिए अपने माँ बाप को ही कि आपके माँ बाप आज आपको आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, आपको किसी भी बेटे से कम नहीं मान रहे, आपको वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहे, इंडिपेंडेंट रूप से रहने को दे रहे। आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, भले ही आप एक गांव के लड़के हो, एक लड़की हो, लेकिन समाज तो बदल रहे ना। आपके माँ बाप से जब कोई पूछता है तो वो कहते हैं नहीं, बेटियाँ बेटे अगर हमारे लिए वंश के कुल हैं तो बेटियाँ हमारी लक्ष्मी हैं, बुढ़ापे का वो सहारा हैं। नए नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। आप देखोगे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें टॉप 10 में कोई ना कोई तो महिला होती है, खासतौर पर आईएएस में तो आप देख ही सकते हो। ज़रूरत है आपको जगाने की, अपने को बदलने की। लीजिए आज से संकल्प कि जाने अनजाने में ऐसा कृत्य ना अपने परिवार में होने देंगे, ना ही समाज में। ये आप लोगों के लिए है कि आप ये सोचिए कि आपके परिवार में जो भी पर्सन है, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आप उनके प्रति किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं करेंगे। कभी आप ये नहीं बताने की कोशिश करेंगे कि आप पितृसत्तावाद के कैसे पुजारी हैं। क्लियर? और आप बताइए कि 21वीं सदी वास्तव में नारी सदी है। क्लियर?
फिर आप बता सकते हो कि पितृसत्ता का प्रभाव देश के ज़्यादातर नागरिकों पर नहीं बल्कि सरकार, प्रशासन और न्यायपालिका जैसे संस्थान भी इसके असर से नहीं बचे हुए, जिन पर लैंगिक न्याय स्थापित करने का दायित्व है। अर्थात केवल नागरिकों पर ये जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हमारे देश की सरकार को ये सोचना चाहिए, हमारे देश के प्रशासन को ये सोचना चाहिए, हमारे देश की न्यायपालिका को भी सोचना चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हो, अभी हमने बताया कि न्यायपालिका कैसे लैंगिक भेदभाव को मिटाने का प्रयास कर रही, कैसे प्रशासन में महिलाओं की नियुक्तियों को प्रमोट किया जा रहा, कैसे सरकार के बड़े से बड़े पद में महिलाएं इस समय आ रही हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, चाहे वो लोकसभा स्पीकर का पद हो, चाहे रक्षा मंत्रालय का पद हो, चाहे विदेश मंत्रालय का पद हो, चाहे राज्य के विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री का पद हो। ये क्या चीज़ें हैं कि पितृसत्ता की बेड़ियों को कैसे तोड़ा जा रहा है। क्लियर। सेना में देख लो महिलाएं कैसे जा रही हैं, कैसे हमारे यहाँ की विंग कमांडर महिला नेतृत्व कर रही हैं, कैसे 26 जनवरी की परेड में महिलाओं ने अपनी दमखम का प्रदर्शन किया। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। क्लियर। और बाकी तो आप सब IAS ऑफिसर हो ही, कर्मयोगी मिशन से प्रेरित भी हो, और आप कोशिश ये करोगे कि आप अपने जीवन में ऐसी कोई गलतियां ना करो। क्लियर। तो आपने देखा किस तरीके से हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए साथ ही हमने पूरी तरीके से इसको इनकोड करने की भी कोशिश की और आपको एक बेहतर उत्तर फ्रेम प्रोवाइड कराया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप में से सारे लोग इन सभी पॉइंट्स को देखें, इनको एक जगह मेंशन करें और बेहतरीन तरीके से अपनी कहानी गढ़ें, और कहानी गढ़कर हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस एसे को सबमिट करें। हम फिर से इसी एसे को एसे डिस्कशन की सीरीज में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आपने किन बिंदुओं को कम लिखा है, किन बिंदुओं को आपने ज़्यादा लिखा है, किन बातों को आपने छोड़ दिया है। क्लियर। तो मिलते हैं फिर से अगले सप्ताह एक नए एसे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।